आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। कल तक हम जिन त्रिशक्ति की बात एससीओ समिट को लेकर कर रहे थे, उसी में सिलसिला आगे बढ़ते हुए तीन महाशक्तियों का जिक्र अब हो रहा है ट्रंप की काट ढूंढने के तौर पर। यानी कि कैसे अमेरिका की बेचैनी बढ़ रही है इन तीन शक्तियों के साथ आने को लेकर। तो क्या अब दुनिया नए शीत युद्ध की ओर बढ़ रही है? चीन की गोद में किम जोंग और सिर पर हाथ पुतिन का। बीजिंग में तैयार हो रही है एक ऐसी तस्वीर जो कि वॉशिंगटन, सियोल और टोक्यो को बेचैन कर सकती है, परेशान कर सकती है। किम जोंग उन, जिनका नाम आते ही मिसाइल, धमाके और डर की तस्वीर उभरती है, अब पहुंचे हैं शी जिनपिंग के मेहमान बनने। और खास बात यह कि रवाना होने से पहले ही किम ने अमेरिका को खुली चुनौती भी दे डाली। हथियार फैक्ट्री का निरीक्षण किया है जो कि चीन बॉर्डर के पास में है। यानी ये जियोपॉलिटिकल जंग अब सीने से सटकर लड़ी जा रही है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या ये तीन धुर विरोधी अब खुलकर पश्चिमी देशों को घेरने की तैयारी कर चुके हैं? क्या ये मिसाइल डिप्लोमेसी है या तीसरे मोर्चे की आहट है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किम का ये कदम सिर्फ सैन्य ताकत दिखाने के लिए है या फिर ट्रंप और बाइडेन दोनों को घेरने की चाल है? आपको इससे जुड़ी एक एक तस्वीर आगे दिखाएंगे, लेकिन जिस तरह के सवाल अभी उठ रहे हैं उन सवालों को लेकर डिटेल में हम बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के जरिए इन सवालों का जवाब अपने दर्शकों तक साधारण और आसान भाषा में पहुंचाने का। मेरे साथ में जुड़ गए हैं खास मेहमान, मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। राजन कोचर सर, हम एससीओ समिट में कल तक जिक्र कर रहे थे तीन महाशक्तियां, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन त्रिशक्ति के तौर पर नजर आ रहे थे। अब प्रधानमंत्री मोदी तो वापस आ गए, लेकिन किम जोंग उनका साथ में आना, पुतिन और शी जिनपिंग के साथ ट्रंप की बेचैनी कल से ज्यादा बढ़ी होगी। वो भी इसलिए क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से साउथ कोरिया और अमेरिका ने युद्धाभ्यास किया, उस वक्त भी चैलेंज किया था किम जोंग उन ने। धन्यवाद रचना जी, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन आप लेके आए हैं। बिकॉज वर्ल्ड में एक जियोपॉलिटिक्स की चर्निंग हो रही है और हमको दिखाई दे रहा है ये चीज़। देखिए, आपने एससीओ मीट में भी देखा कि चाइना का दबदबा किस तरीके से चाइना अपनी इन्फ्लुएंस फैलाने की कोशिश कर रहा है। 43% पॉपुलेशन है एससीओ की और 23% वर्ल्ड का जीडीपी रखती है, तो कोई इतनी हल्के में लेने वाली ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। और आज जब अभी ये वर्ल्ड वॉर 2 का जो 80 साल इसकी एनिवर्सरी है, तो अभी जो ये इसको एक शोकेस किया जा रहा है। आप जानते हैं कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट एक्टिव मिलिट्री चाइना के पास है। 2 मिलियन सोल्जर्स हैं चाइना के पास, अगर आप सारे आप उसमें इंक्लूड कीजिए। और जो चाइना को आज मौका मिल रहा है अपनी मिलिट्री माइट को वर्ल्ड को दिखाने का और खास तौर पे वेस्ट को दिखाने का, बिकॉज ये मौका बार बार नहीं आता है। और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन भी इनवाइटेड हैं, वो भी अटेंड करेंगे। और आपने प्रेसिडेंट किम का जिक्र किया, नॉर्थ कोरिया। तो आप एक क्लियर अलाइनमेंट आप देख रहे हैं कि वेस्ट को चैलेंज करने के लिए जो चाइना अपनी धरती से टाइनमेन स्क्वायर से जहां पे ये परेड होगी, वो उसको अपनी पूरी सैन्य ताकत वहां पे चाइना की डिस्प्ले होगी। जो भी लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, लेटेस्ट कॉम्बैट सपोर्ट सिस्टम्स हैं, आपके टैंक्स हैं, मिसाइल्स हैं, जो लेटेस्ट आपकी मिसाइल्स हैं, चाइना अपनी पूरी सैन्य ताकत को डिस्प्ले में लेके आएगा। और खास तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज को दिखाना चाहता है चाइना कि आज चाइना के पास कितनी ताकत है। पहले भी चाइना ऐसी एक्सरसाइजेस करता रहा है, वीडियोस आप जानते हैं निकलते हैं चाइना की तरफ से, जिसमें चाइना का मिलिट्री हार्डवेयर और मिलिट्री इक्विपमेंट दिखाया जाता है। तो अभी एक अगर नॉर्थ कोरिया भी आ रहा है यहाँ पे, आप जानते हैं कि जो नॉर्थ कोरिया का मिसाइल प्रोग्राम है वो पूरा चाइनीज मदद से बना है। और अगर आज नॉर्थ कोरिया एक इकोनॉमी की तरह जी रहा है, तो 80% जो नॉर्थ कोरिया के इंपोर्ट्स हैं
वो चाइना से आते हैं। तो टोटली चाइना ने नॉर्थ कोरिया को तैयार कर रखा है एज अ काउंटर बैलेंस अमेरिका के लिए, बिकॉज अमेरिका और नॉर्थ कोरिया का जो डिस्टेंस अगर आप देखें तो वो इतना नहीं है। अगर नॉर्थ कोरिया से एक मिसाइल लॉन्च होती है तो बोला जाता है कि गुआम आइलैंड्स तक वो मिसाइल पहुंच सकती है। तो इसका मतलब कि आज एक ये जो होने वाला है प्रदर्शन, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और खास तौर पे ये जो टैरिफ वॉर ट्रंप ने शुरू करी है, ये इसका एक जवाब होगा। एक सॉलिडारिटी जैसे कि नेटो में हमको दिखाई देती थी, अब नेटो भी टूटता नजर आ रहा है। बिकॉज नेटो कंट्रीज में भी मैं देख रहा हूं दरार आ रही है। जर्मनी को लीजिए, हंगरी को लीजिए, स्लोवाकिया को ले लीजिए, इन सारी कंट्रीज में दरार आ रही है। बिकॉज ये एक टू जो सोच नहीं है इन कंट्रीज की। और ट्रंप ने क्या किया है कि इस दरार को और बढ़ा दिया है। हाँ, कम करने की जगह उसको बढ़ा दिया है। तो दरार अभी को भी बढ़ा दिया है और ट्रंप खुद भी अलग थलग से पड़े हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि बैकफुट पर है, लेकिन किम जोंग उन का चीन आना और साथ ही साथ आने से पहले हथियारों की फैक्ट्री का निरीक्षण, ये अमेरिका के लिए सीधे तौर पर चैलेंज भी तो समझा जाए, यूके देवनाथ सर। रचना जी, किम जोंग उन अपने पिताजी और अपने दादाजी के जमाने से जानते हैं कि अमेरिका की एक ही इच्छा है कि दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया के साथ मिलाकर एक यूनिफाइड कोरिया बनाया जाए। जब कोरिया का युद्ध खत्म हुआ 1953 में, 3 साल की लड़ाई के बाद, तो अमेरिका ने एक आर्टिफिशियल डीमिलिटराइज जोन बना दिया दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में, जिसे हम रफली बोलते हैं 38 पैरेलल। तो एक देश को पश्चिमी ताकतों ने कृत्रिम तरीके से 2 हिस्से में बांट दिया। अमेरिका ने बहुत कोशिश की जापान की मदद से और दूसरे देशों की मदद से कि वह उत्तर कोरिया तक पहुंच जाए। उत्तर कोरिया की जो नॉर्थ बाउंड्री है यालू रिवर, वहां तक पहुंच जाएं। अमेरिकन फोर्सेस लड़ते लड़ते यालू रिवर में उत्तर कोरिया के नॉर्थ तक पहुंच भी गए थे, जो कि चाइनीज बॉर्डर पर है। लेकिन तब चीन की मदद से उत्तर कोरिया की फौजों ने अमेरिकन फौज को हराते 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 यालू रिवर से दक्षिण की तरफ धक्का देकर 38 पैरेलल तक ले आए, जो कि कोरिया का मध्य भाग है। और तब सीजफायर हुआ। तो इस तरह से कोरिया का एक आर्टिफिशियल बंटवारा हो गया। किम जोंग उन इस ऐतिहासिक दुर्घटना को भूल नहीं पाए हैं और उन्हें हमेशा लगता है कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को एक साथ रहना चाहिए। अपने इस मुहिम में रूस भी उनके साथ है, चीन भी उनके साथ है। अमेरिका ने किम जोंग उनको या उनके दादा के समय से ही नॉर्थ कोरिया को बैकफुट में रखने के लिए क्या किया है कि जापान के ओकिनावा में एक बहुत बड़ा बेस बनाया हुआ है आर्मी नेवी एयरफोर्स का, और जिसका प्राइम एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है नॉर्थ कोरिया। और इसी तरह से अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के बुसान में एक तटीय शहर है बहुत बड़ा, जैसे हमारा बॉम्बे, बहुत बड़ा आर्मी नेवी एयरफोर्स की बेड़े को तैनात किया है, जिसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है उत्तर कोरिया। तो किम जोंग उन अब जब चीन आ रहे हैं इतने बड़े मिलिट्री प्रदर्शन को देखने के लिए, जाहिर बात है वो अपने जो सहयोगी देश हैं, चीन, रूस और दूसरे देश, उनसे मिलेंगे। क्या इससे अमेरिका को चिंता होगी? जाहिर बात है अमेरिका को चिंता है, क्योंकि अमेरिका का जो एक्सपेंशन है दुनिया में, जो कि वो बहुत तेजी से ग्लोबल साउथ के बचे खुचे देशों में करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां अगर कोई अमेरिकन हेजेमनी को चैलेंज कर सकता है, वो एकमात्र देश अभी फिलहाल चीन है। अमेरिका अफ्रीका के देशों में घुसने की कोशिश कर रहा है। हाँ। अमेरिका साउथ ईस्ट एशिया के ज्यादातर देशों को अपने इन्फ्लुएंस में ले चुका है। एकमात्र कंपटीटर बचा है चीन। और ये जो हथियारों की नुमाइश हो रही है, ये सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक इसलिए है कि चीन भी जानता है कि शायद इसका इस्तेमाल अमेरिका के मेन
कॉन्टिनेंट नॉर्दर्न अमेरिका पे फायर करके नहीं करना है, इनका इस्तेमाल करना है कहां पर? ताइवान के आसपास, साउथ चाइना सी के आसपास, जहां पे अमेरिका की नेवी और एयरफोर्स का डोमिनेंस है। जी रचना जी, इस तरीके से पुतिन, किम और जिनपिंग तीनों की जो ताकत है वो ट्रंप की आंखों में फिलहाल चढ़ी हुई है, या फिर ये कहिए कि तीनों का साथ में आना ये अमेरिका को अलग थलग भी कर रहा है। ट्रंप का टूटा हुआ अहंकार भी हो सकता है आने वाले भी दिन में देखने को मिले, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो जो टैरिफ वाला बोझ वो अलग अलग देशों पर डाल रहा था, उसमें हो सकता है कि ट्रंप अपने फैसले को पलटे भी, बदले भी। राजन कोचर सर, यूके देवनाथ सर, आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। हम बात कर रहे हैं तो क्या आप दुनिया नए शीत युद्ध की ओर बढ़ रही है? चीन की गोद में किम जोंग और सिर पर है पुतिन का हाथ। ऐसे में बीजिंग में ये एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आएगी जो ट्रंप की बेचैनी बढ़ा सकती है। कैसे बेचैन कर सकती है, रिपोर्ट देखते हैं और जानते हैं। उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता ने अब सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका की नींद उड़ा दी है। किम जोंग चीन दौरे पर जाने वाले हैं, जहां शी जिनपिंग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ट्रंप के लिए टेंशन वाली एक और बात है, अपने चीन दौरे से ठीक पहले किम जोंग ने एक नए हथियार कारखाने का निरीक्षण किया है। इस कारखाने में बड़े पैमाने पर मिसाइलें तैयार की जाएंगी। अमेरिका के लिए टेंशन यह भी है कि जहां किम ने हथियारों का यह कारखाना तैयार करवाया है, वो ठीक चीन की सीमा से सटा हुआ है। किम 6 साल बाद पहली बार चीन जाएंगे। बुधवार को बीजिंग में परेड का आयोजन हुआ। किम भी इस सैन्य परेड में शामिल होंगे। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। जिनपिंग ने विश्व के 26 नेताओं को न्योता दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल होंगे। यूक्रेन हमले में किम ने पुतिन का समर्थन किया है। जिस ट्रेन से किम चीन जा रहे हैं वो ट्रेन भी बेहद खास है। यूं समझ लीजिए दुनिया की सबसे सुरक्षित ट्रेन है ये। दुनिया की नजर किम जोंग के चीन दौरे पर है तो उससे भी ज्यादा नजर होंगी इस बख्तरबंद ट्रेन पर। अब जरा इस ट्रेन की खूबियों पर नजर डालिए। भारी सुरक्षा के लिए धातु की मोटी परत इसमें लगी है। यह ट्रेन बुलेट प्रूफ और बम रोधी है। ट्रेन 20 से ज्यादा बख्तरबंद डिब्बों से बनी है। शक्तिशाली तोपखाने और मशीन गन इस ट्रेन में फिट है। इस ट्रेन में तेज गति से सैनिकों को तैनात करने की क्षमता है। साथ ही दुश्मन पर प्रभावी ढंग से हमला करने में भी सक्षम है। इस ट्रेन के रेल मार्ग पर संचालन की सुविधा है। हथियार, परिवहन और हवाई सुरक्षा देती है। आपूर्ति लाइनों को सुरक्षित करने में मदद करती है। युद्ध के मैदान में मोबाइल समर्थन प्रदान करती है। आराम और शाही लाइफस्टाइल की सुविधा इस ट्रेन में है। ट्रेन में सुरक्षा के सारे इंतजाम हैं। ट्रेन में पर्सनल मीटिंग रूम के साथ लग्जरी बेडरूम, ऑफिस, डाइनिंग एरिया है। साथ ही एंटरटेनमेंट के सारे इंतजाम हैं। किम का यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है। पश्चिम के लिए एक बड़ा संदेश है। पहले भारत, चीन और रूस के शीर्ष नेताओं का एक मंच पर आना, और अब किम जोंग का दौरा। डोनाल्ड ट्रंप के अहंकार पर यह चौतरफा वार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इस दौरे पर दुनिया भर की निगाहें हैं, लेकिन जब हमने कहा कि ट्रंप का अहंकार टूट सकता है,
ट्रंप की बेचैनी बढ़ सकती है, तो इसके मतलब और मायने हैं क्या? और ट्रंप क्या अपने फैसलों में अब कुछ परिवर्तन आने वाले वक्त में कर सकते हैं क्या, राजन कोचर सर? राजन कोचर सर, आप म्यूट हैं शायद। नहीं, म्यूट नहीं हूँ मेरी। ओके, अब हाँ, ऑडियो आ रहा है आपका, बोलिए। अच्छा, ओके। मैं ये बोल रहा था कि ट्रंप अपने फैसले को फिलहाल रिव्यू नहीं कर रहे हैं, बिकॉज जिस तरीके से उनके ट्रेड सेक्रेटरी की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ट्रंप उसको रिव्यू करेंगे। और दूसरा है कि भारत के ऊपर जो भी इसका इम्पैक्ट होगा, एक मैसेज ट्रंप को ऑलरेडी मिल चुका है कि भारत अपना रास्ता खुद ढूंढ सकता है। वो कोई ऐसा छुटपुट देश नहीं है कि अगर आपने उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया तो उसकी इकोनॉमी को आप खत्म कर पाएंगे। एट द मोस्ट 0.6% ऑफ द जीडीपी, जो हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, मैं कल एक्चुअली पढ़ रहा था, एक डिटेल इकोनॉमिक रिपोर्ट आई है इसके ऊपर। और ये टैरिफ भी 50% नहीं है, जो एक्चुअल एप्लीकेबल होंगे वो 34% ही होंगे, बिकॉज कुछ आइटम हैं जो इस टैरिफ में फिलहाल इंक्लूड नहीं हुए हैं, जैसे कि आपका फार्मास्यूटिकल्स है, तो वो इस टैरिफ में अभी तक शामिल नहीं है। तो अगर हम चीज़ों को अगर देखें, 34% जो टैरिफ का इम्पैक्ट होगा भारत के ऊपर से जीडीपी के ऊपर भी इतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। देखिए, टेम्परेरी सेटबैक तो जरूर है, बिकॉज हमको रिकैलिब्रेट करने के लिए और हमारे सप्लाई चेन को चेंज करने के लिए और सोर्सेज इसको करने के लिए टाइम लगेगा। अमेरिका को भी टाइम लगेगा। देखिए, जो आइटम इंडिया से आ रहे थे अमेरिका में, अमेरिकन पॉपुलेशन उसको इस्तेमाल कर रही थी, अगर वो आने बंद हो जाएंगे तो वो उनकी ज़रूरत तो कम नहीं होती है, तो अमेरिकन को तो चाहिए वो आइटम, तो वो कहाँ से आएंगे? अमेरिका को भी रीसेट के लिए टाइम लगेगा। सो ये एक टर्बुलेंट फेस है। आई थिंक ट्रम्प जितना जल्दी इसको रियलाइज कर पाएंगे कि इसमें अमेरिका का ज्यादा नुकसान हो रहा है, बिकॉज आप अगर सप्लाई चेन्स बंद करते हैं, अगर आप इंपोर्ट्स बंद करते हैं, तो आपके पास ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि अगर भारत से इंपोर्ट नहीं आ रहा है तो कहां से आएगा। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी, अगर आप आज भी इसके कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम करेंगे, तो इसमें भी एक कॉन्ट्रैक्ट स्टेज पे जाता है, उसके बाद एक सप्लाई ऑर्डर स्टेज पे जाता है, सैंपल्स आप उसको देखते हैं, सैंपल पास करते हैं, काफी एक प्रोसेस है, एक प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है उसको टाइम लगता है। जैसे हम अपने फौज में भी प्रोक्योरमेंट करते हैं, और मैं तो इसमें इन्वॉल्व था 37 साल, तो जो भी आइटम हमको लेना पड़ता है उसको एटलीस्ट 1 साल तो लग ही जाता है आपको, जब तक आप मार्केट का अपना सर्वे करेंगे और आपके जो आपके सिस्टम्स हैं, आपका L1 सिस्टम है, जो भी अपना सिस्टम अमेरिका इस्तेमाल करता है, तो मुझे इसको लगता है कि ये ट्रम्प को रिव्यू करना पड़ेगा। सेकेंडली, इसको फेडरल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में बात चली गई है अमेरिका में, 26 तारीख तक इनको टाइम अभी दिया गया है। वहां पर भी इनको केस लड़ना पड़ेगा, इनको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि विदाउट कांग्रेस के अप्रूवल के आपने ये टैरिफ्स कैसे लगाए हैं और इसकी मेथोडोलॉजी क्या है। देखिए, किसी को नहीं पता आज तक कि आपने क्या प्रोसेस इस्तेमाल किया है कि एक कंट्री में 15% लगाते हो, एक में 18 लगाते हो, एक में 20 लगाते हो, एक में 50 लगाते हो। आपका सिस्टम क्या है टैरिफ लगाने का? आपने कैसे डिसाइड किया है कि एक कंट्री के ऊपर 50 लगेगा, एक कंट्री के ऊपर 20% लगेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। और इसके ऊपर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है इज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो इम्पैक्ट है। देखिए, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो WTO के प्रोसेसेस और रूल्स के थ्रू चलती है, और जब आप ऐसी आर्बिट्री डिसीजन अपना ले लेते हैं तो उस टाइम पे WTO की क्या अहमियत रह जाती है। तो इसका मतलब आप मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को डिमोलिश करने की कोशिश कर रहे हैं, एक वर्ल्ड का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डिमोलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको आई थिंक जो सुप्रीम कोर्ट है या इस कोर्ट से अमेरिका की, वो उसको हल्के में नहीं लेने वाली है, बिकॉज अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट देखिए, ट्रम्प 2-3-4 साल के बाद तो चला जाएगा। पर वो जो एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट अमेरिका को एक कुएं में जो डाल के जाएगा, और वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। और आज ही मैं जेक सलिवन, जो इसको NSA रह चुके हैं पहले भी,
और जो इस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी स्टेटमेंट एक्चुअली सुन रहा था, वो एक्चुअली बोल रहे थे कि भारत के साथ रिश्ते खराब करके ट्रंप ने सबसे एक रेट्रोगेट स्टेप लिया है, बिकॉज हमको 20 साल लगे हैं भारत से ये रिश्ते बनाने के लिए और उसको रशिया से अलग करने के लिए। देखिए, हम 65 to 70% जो हमारा लेगेसी इक्विपमेंट था रशिया में, आज वो 32% पे आ गया है, क्योंकि हमारी फ्यूचर प्रोक्योरमेंट जो है, हम जो अभी नए वेपन सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म्स ले रहे हैं, हम अमेरिका की तरफ जा रहे थे। और अगर आपने गलवान के टाइम भी देखा 2020 में, ग्रुप कैप्टन साहब भी इधर है, उसको वो और तफसील से बताएंगे कि इस तरीके से इसको एयरफोर्स के लिए आपके C-17, C-130, अपैची, चिनूक्स और आपका अल्ट्रा लाइट हवाई जहाज M777, ये सारा आइटम्स कहां से आए? हाँ। ये अमेरिका से आए। और जो $6.2 बिलियन का आज जो एक ऑर्डर है अमेरिका के ऊपर जो डिफेंस आइटम्स का है, उसका क्या होगा? जेट इंजन्स का जो हमने ऑलरेडी उसको कॉन्ट्रैक्ट हमने कर रखे 404 वाले, हाँ। उनका क्या होगा? सो ऑल दीज थिंग्स, आई थिंक ये ट्रंप ने एक बहुत इम्पल्सिव डिसीजन लिया है, और ये डिसीजन, मेरा असेसमेंट है, ये इसको बदलना ही पड़ेगा। वो वक्त कौन सा होगा उसका इंतजार करेंगे। अच्छा, यूके देवनाथ सर, राजन कोचर सर की बात पर रिवर्ट भी आप कर सकते हैं। साथ ही मेरे मन में एक सवाल भी, एससीओ समिट के बारे में कल तक हम बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी चूंकि वहां पर मौजूद थे, भारत की पूरी तरह से इस पर निगाह भी थी, लेकिन आज जिन त्रिशक्तियों का हम जिक्र कर रहे हैं, यानी इन 3 सुपर पावर का हम जिक्र कर रहे हैं, भारत के लिहाज से ये तस्वीर कैसी है, ये भी हमें सोचना चाहिए। और इन फ्यूचर भारत कौन से देशों के साथ रहे जो फ्यूचर सिक्योर रहे, अच्छे रिश्ते रहे, बेहतर रहे, फ्रूटफुल रहे? देखिए, अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाएंगे तो बहुत ही क्लियर है, रूस के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं 50 की दशक से ही। जब देश आजाद हुआ तो पंचवर्षीय योजनाओं में जितने इनपुट आए, चाहे वो टेक्निकल इनपुट आए हों या आइटम्स आए हों, सबसे बड़ी बात है जैसे हमने बोकारो स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, ये सब रशियन टेक्नोलॉजी की मदद से बनाए। आजादी के बाद से ही रूस ने हमारे यहाँ पर जितने बड़े बड़े बांध हैं उनको बनाने में मदद की। सबसे बड़ी बात है कि हमारे डिफेंस में 1963 के बाद से रशिया ने बहुत मदद की। MiG-21 जो अब फेस आउट हो रहा है, वो रूस से ही आया। उसके बाद हमने MiG-23, MiG-27, MiG-29, सुखोई 30 रूस से लिया। इसी तरह से आर्मी के लिए जब हम बात करते हैं तो रूस से T-72 बैटल टैंक आया, T-90 टैंक आया। हमारी जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, BMP-1, BMP-2, वो सब रूस से आए। रूस ने कभी इनको देते वक्त पर्दे के पीछे से कोई शर्त नहीं रखी, हाँ। कभी आर्म ट्विस्टिंग नहीं की, इसको कभी भी किसी पॉलिटिकल दबाव या टैक्सेस से नहीं जोड़ा। अब हम गलती से अमेरिका से हमारी इन्फेंट्री के लिए स्ट्राइकर नाम का इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल खरीदने जा रहे हैं। हाँ। आप देखिए, एक तरफ तो हम स्ट्राइकर अमेरिका से खरीद रहे हैं, तो हम अमेरिका को पेमेंट करेंगे। दूसरी चीज, इससे भारत में हमारे जो आत्मनिर्भर भारत के तहत हम जो यहाँ पर हमारी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल बना रहे थे, वो बैक बर्नर पे चला गया। भारत में भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि स्ट्राइकर या उससे भी बेहतरीन इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा 19 होगा, लेकिन ठीक है। अब अमेरिका से जैसे ही हमने स्ट्राइकर ले लिया तो अमेरिका ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तो देनी नहीं है। स्ट्राइकर एक बार हम इंडक्ट कर लेंगे हमारी आर्मी में, तो वो हमारी आर्मी में जाहिर बात है 30 साल तक रहेगा। तो 30 साल तक उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, उसका क्लच असेंबली, उसका गियर बॉक्स, उसका स्टार्टर मोटर, सब हमें अमेरिका से लाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से हम अमेरिका के जाल में फंसते जा रहे हैं।
समय आ गया है कि हमें पता होना चाहिए कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपने निजी स्वार्थ के लिए बिल्कुल हर हर व्यापार देश के अपना पीछे स्वार्थ एक देखता है, अपना political फायदा चालबाजी देखता है, करेगा। और भारत को भी अपनी स्ट्रेटेजी में वक्त के साथ में कुछ चेंजेस करने चाहिए, और जो भारत कर भी रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, यूके देवनाथ सर, राजन कोचर सर, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम न्यूज इंडिया के लिए निकालने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के